देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग सिंध पर विजय का देख लिए थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें बाकी है। आज वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंध पर विजय हो गया था, उसके बाद क्या क्या इस पर लागू हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। सिंध पर विजय के बाद क्या प्रभाव पड़ा, उसका थोड़ा सा कहानी का रिकैप लेते हैं, ठीक है। जो ये इस्लाम जगत की जो खलीफा था वाहिद, उसने क्या किया कि अपनी फैमिली को भेजा था। कहाँ? श्रीलंका में भेजा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैगंबर साहब के पद चिन्ह यानी कि पैरों के चिन्ह थे वहाँ पर, इस वजह से वहाँ पर उसकी फैमिली गई थी। तो जब उनकी फैमिली वहाँ से वापस लौट रही थी तो सिंध में क्या हुआ, उनकी फैमिली के साथ लूटपाट हो जाता है। तो ये बात पता चलती थी किससे? वाहिद को पता चलती थी। इससे क्या होता था, वाहिद जो था वो गुस्सा हो गया और सिंध पर क्या करा, आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो जब सिंध पर आक्रमण कर दिया, इसका कहानी बता दिए थे, इससे पिछले वीडियो देख लीजिएगा। तो जब आक्रमण कर दिया तो उस टाइम उसके बाद क्या हुआ कि अब सिंध पर इसने, मतलब जो इस्लाम जगत की जो खलीफा थी, इसने क्या किया कि अब सिंध पर कुछ कुछ नियम लगा दिया। कौन सा नियम लगाया समझिए। देखिए, सिंध पर 4 कर लागू किया गया। ठीक है, देखिए कितना कर लागू किया गया? 4 कर। कौन कौन समझिए। पहला था जजिया, जकात, खम्स और खराज। ठीक है, देखिए एक एक करके समझते हैं। जो सिंध पर 4 कर लागू किया गया, कितना कर लागू किया गया? 4 कर लागू किया गया। कौन कौन? जजिया, जकात, खम्स और खराज। जजिया क्या था समझिए। जो मूर्ति पूजक थे, यानी कि जो मूर्ति को जो पूजने वाले थे, यानी कि गैर मुसलमान जो मूर्ति पूजने वाले थे, उन पर क्या किया गया? कर लागू कर दिया गया। यानी कि अगर आप मूर्ति यानी कि भगवान की पूजा करेंगे तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तो वो कर कैसे था? 12, 24, 48 के अनुपात में था। अनुपात में था, ठीक है। और ये किसे देना था? तो गैर मुसलमान को। ठीक है, अब समझिए जकात। जकात क्या था? यहाँ पर तो सिंध पर आक्रमण के बाद नियम लगाया गया कि जजिया किस पर रहेगा? सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमान पर लागू रहेगा। और जो लोग बचे उन पर क्या? तो जकात उसके लिए किया जो धनी मुसलमान है। धनी मुसलमानों पर क्या किया? जकात लागू कर दिया। यानी कि जो धनी मुसलमान है वो क्या करेंगे? टैक्स के रूप में जकात देंगे, ठीक है। अब खम्स क्या होता है समझिए। खम्स का मतलब हुआ कि जैसे खम्स और खराज। खम्स यानी कि मान लीजिए अगर युद्ध हुआ कहीं से, ठीक है, युद्ध हो गया, तो युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ। अब मान लीजिए अगर इधर से जीत गया तो सिंध में क्या था? जीत गया तो सिंध के जितने मतलब सेना थे, जो खलीफा था, खलीफा को 20% जाएगा। मान लीजिए अगर 100% माल लूट कर लाया, 100% में 20% कौन ले गया? खलीफा। और जो 80% बचा वो कौन ले गया? सेना को चला जाता था। किसे चला जाता था? सेना को चला जाता था। तो यही था खम्स। अब समझिए खराज क्या है। खराज यानी कि लैंड टैक्स, भूमि कर, लैंड टैक्स। इसमें क्या था? जो गैर मुसलमान देंगे, जो गैर मुसलमान कर देंगे, कर यानी कि टैक्स देंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें खराज कहा जाएगा। और वही टैक्स अगर मुसलमान देंगे
अगर वही टैक्स मुस्लिम देंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, उस्र, उसे क्या कहा जाएगा, उस्र कहा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, खराज का मतलब हुआ कि लैंड टैक्स यानी कि भूमि कर देना था। तो जो गैर मुसलमान थे अगर वह भूमि कर देते थे तो उनकी भूमि कर को नाम दिया गया क्या, खराज। लेकिन वही जो मुसलमान देते थे उनको क्या कहा गया, उस्र कहा गया। ठीक है, तो ये क्लियर है। जजिया था जो कि गैर मुसलमान पर था, जो मूर्ति पूजक थे, जो मूर्ति को पूजते थे, उन पर कर लगाया गया, जो कि बाद में चलकर जजिया को किसने खत्म किया था, जजिया को बाद में खत्म किया किसने, अकबर ने। किसने खत्म किया, अकबर ने किया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, 12, 24, 48 के अनुपात में दिया जाता था। कौन देता था, गैर मुसलमान देते थे जो मूर्ति पूजते थे। जकात यानी कि धनी मुसलमानों के लिए था, जकात जो था धनी मुसलमान देते थे। और खम्स यानी कि अगर मान लीजिए युद्ध में 100% लूटा गया है, उसमें से 20% खलीफा को चला जाता था लूटा हुआ सामान, और 80% सेना में बढ़ जाता था। खराज क्या था, लैंड टैक्स था। भूमि कर, भूमि कर यानी कि गैर मुसलमान अगर कर देते थे, भूमि कर देते थे, टैक्स देते थे, तो उनको खराज कहा गया। अगर वही टैक्स मुस्लिम देंगे तो उन्हें क्या कहा गया, उस्र कहा गया। क्लियर है ये। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये तुर्क आक्रमण। ठीक है, उस वीडियो का थोड़ा सा ये बचा था जो कि क्या था, सिंध पर विजय। ठीक है, तो सिंध पर विजय का पूरा कहानी समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क पर आक्रमण कैसे हुआ। देखिए, तुर्क आक्रमण समझने से पहले थोड़ा सा समझिए कि इस्लाम यानी इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से उदय हुआ इस्लाम का। देखिए, इस्लाम का उदय, देखिए सबसे पहले कहाँ हुआ था इस्लाम का उदय, अरब, जो कि अभी हम लोग देख लिए अरब में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ, अरब में। उसके बाद तुर्क, उसके बाद मिस्र, मिस्र के बाद कहाँ हुआ, टर्की। अब समझिए एक चीज यहाँ पर, ये जो टर्की था, इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे कि इस्लाम जगत यानी कि इस्लाम जगत में खलीफा हुआ करते थे। इस्लाम जगत में क्या होते थे, खलीफा हुआ करते थे। तो टर्की में एक खलीफा थे, टर्की में एक क्या थे, खलीफा थे। टर्की में खलीफा थे और उन खलीफा का क्या नाम था, खलीफा का नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। क्या नाम था, मुस्तफा कमाल पाशा। टर्की में एक खलीफा थे, उनका क्या नाम था, मुस्तफा कमाल पाशा। और ये अंतिम खलीफा थे, क्या थे, अंतिम। इसको रेड से लिख देते हैं। क्या थे ये, अंतिम खलीफा। तो अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि इस्लाम जगत के अंतिम खलीफा का नाम क्या था, तो इस्लाम जगत के अंतिम खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा। ये कहाँ से थे, तो टर्की से थे। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से उदय हुआ, तो सबसे पहले इस्लाम का उदय हुआ अरब में। उसके बाद तुर्क के बाद मिस्र के बाद टर्की में एक खलीफा थे जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा क्या थे, वह अंतिम खलीफा थे। ये तो साइड का बात था। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि तुर्क आक्रमण कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले समझिए कि तुर्क का मतलब क्या होता है। देखिए
चीन के उत्तरी और पश्चिमी, इसको मानिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति। देखिए तुर्क किसे कहते हैं? तुर्क किसे कहते हैं? चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति। चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, उसी को क्या कहते हैं? तुर्क कहते हैं। तुर्क कहते हैं। समझ में आ गया? अब समझिए, देखिए तुर्क पर आक्रमण कैसे हुआ समझिए। देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। इतना पता है? पाकिस्तान यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। अब समझिए, अफगानिस्तान में एक जगह है, एक जगह है और उस जगह का नाम है गजनी। गजनी मूवी देखे हैं? उसी का जगह का क्या नाम है? गजनी। गजनी मूवी से याद कर लीजिए। अफगानिस्तान में एक जगह है और उस जगह का क्या नाम है? गजनी। अफगानिस्तान में एक जगह है और उस जगह का क्या नाम है? गजनी। गजनी जो है, गजनी जो जगह था, गजनी में एक वंश था, एक वंश की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? एक वंश की स्थापना हुई थी और उस वंश का नाम था यामिनी वंश। यामिनी वंश। क्या नाम था? यामिनी वंश। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है क्या? गजनी। गजनी में एक वंश की स्थापना हुई थी और उस वंश का नाम है क्या? यामिनी वंश। उस वंश का क्या नाम है? यामिनी वंश। और यामिनी वंश की जो स्थापना हुई थी, तो कौन किया था स्थापना? कोई ना कोई तो किया होगा। इसके जो फाउंडर थे, जो फाउंडर थे, उनका क्या नाम था? अलप्तगीन। क्या नाम था? अलप्तगीन। यामिनी वंश के संस्थापक यानी कि यामिनी वंश के फाउंडर किसे कहा जाता है? अलप्तगीन को कहा जाता है। यामिनी वंश के फाउंडर कौन है? अलप्तगीन। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि यामिनी वंश के संस्थापक यानी कि यामिनी वंश की फाउंडर कौन है? तो अलप्तगीन है। कौन है? अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इनका दामाद। इनका दामाद जिनका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। और इनका टाइम पीरियड चलता है 977 से लेकर 997 तक। अलप्तगीन के बाद कौन गद्दी पर बैठा? इनका दामाद जिनका नाम था सुबुक्तगीन, जो कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है? 977 से लेकर 997 तक। अभी तक तो यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पर तुर्क आक्रमण का बात क्या हुआ, ये क्या चीज है समझिए। इसके बाद गद्दी पर जो तुर्क पर आक्रमण करता है वही आता है। उसका क्या नाम रहता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। क्लियर है? इसका टाइम पीरियड चलता है 997 से लेकर 1030 तक। 997 से लेकर 1030 पर जब ये गद्दी पर बैठा था, उस समय इसकी एज कितनी थी? 27 ईयर। कितना था? 27 साल। क्लियर है? देखिए एक बार फिर से समझिए। अफगानिस्तान में एक जगह है, उस जगह का नाम है गजनी।
उस जगह पर एक वंश की क्या हुई स्थापना। एक वंश था जिसका क्या नाम था, यामिनी वंश। एक वंश था जिसका नाम क्या था, यामिनी वंश। यामिनी वंश के फाउंडर किसे कहा गया, अलप्तगीन को कहा गया। किसे कहा गया, अलप्तगीन को। अलप्तगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठे, उनके दामाद सुबुक्तगीन, जो कि उनका टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है, 977 से लेकर 997 तक। सुबुक्तगीन के बाद बैठते हैं कौन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का टाइम पीरियड चलता है 997 से लेकर 1030 तक। और यह कितने साल की उम्र में बैठे थे, तो 27 साल की उम्र में। महमूद गजनवी कितने साल की उम्र में बैठे थे, यामिनी वंश के मतलब जो थे, तो 27 साल की उम्र में। इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। चलिए देखिए, देखिए ठीक है, ये क्या है, कुछ भी बड़ा पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान है और ये क्या है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान तक तो आ ही गया था महमूद गजनवी। उसके बाद इसने कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, समझिए। यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है पंजाब। क्या नाम है, पंजाब, पता होगा। वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है पंजाब। पंजाब में एक वंश था और उस वंश का नाम था शाही वंश। क्या नाम था, शाही वंश। शाही वंश, और शाही वंश के जो राजा थे उनका नाम था जयपाल। क्या नाम था, जयपाल। शाही वंश के राजा का क्या नाम था, जयपाल। और यहाँ पर महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी क्या करता है कि जयपाल पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। मान लीजिए महमूद गजनवी यहाँ पर है, ठीक है, MG। ये क्या करता है कि शाही वंश पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। जब यह आक्रमण करता है तो किससे होगा, इसका जयपाल से होगा लड़ाई। तो यहाँ पर जयपाल प्लस महमूद गजनवी, इन दोनों में क्या होता है, लड़ाई होता है। और इस लड़ाई को कहते हैं फर्स्ट बेहिंद की लड़ाई। फर्स्ट बेहिंद की लड़ाई जयपाल और महमूद गजनवी के बीच होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि महमूद गजनवी और जयपाल के बीच जो लड़ाई होता है उसमें कौन जीतता है, तो कौन जीतता है, महमूद गजनवी जीतता है। लेकिन इस लड़ाई को क्या नाम दिया गया था, तो बेहिंद की लड़ाई। बेहिंद की लड़ाई में कौन कौन शामिल था, तो महमूद गजनवी और जयपाल। ठीक है, अब समझिए इसमें कौन जीतता है, इसमें जीत जाता है ये महमूद गजनवी। तो जयपाल क्या होता है, युद्ध हारने की वजह से ये क्या होता है, बहुत ही निराश हो जाता है, बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। और इससे क्या होता है, ये अपने आप को क्या करता है, मार देता है, यानी क्या कर लेता है, सुसाइड। क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। क्या करता है, यह सुसाइड कर लेता है। तो इसका बेटा यानी कि सन, इसका बेटा का नाम रहता है क्या, आनंदपाल। इसका बेटा क्या नाम रहता है, आनंदपाल। इसने ये क्या करता है, ये भी कहता है कि हम महमूद गजनवी से क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। और अब इसके और इसके बीच होता है, आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच। इसमें भी कौन जीतता है, महमूद गजनवी जीत जाता है। इसमें भी कौन जीत जाता है, महमूद गजनवी जीत जाता है। तो इस युद्ध का क्या नाम दिया गया, सेकेंड बेहिंद की लड़ाई। क्लियर है, सेकेंड बेहिंद की लड़ाई। सेकेंड बेहिंद की लड़ाई किसके किसके बीच होता है, तो आनंदपाल और महमूद गजनवी। आनंदपाल कौन रहता है, जयपाल का बेटा रहता है। क्लियर है, अब समझिए। ये दोनों लड़ाई को देखते हुए खुश होकर जो इस्लाम जगत के खलीफा थे, जो कि बहुत बड़े खलीफा थे, उनका क्या नाम था,
जो खलीफा थे उनका नाम था अल आदिर बिल्लाह। क्या नाम था? अल आदिर बिल्लाह। अल आदिर बिल्लाह। ठीक है, इन्होंने क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यह जो महमूद गजनवी था उसको उपाधि देते हैं। महमूद गजनवी को क्या करते हैं? उपाधि देते हैं। कौन देता है? ये अल आदिर बिल्लाह महमूद गजनवी को 2 उपाधि देते हैं। कौन कौन है समझिए। एक का नाम था यामीन उद्दौला, और एक उपाधि का नाम रहता है यामीन उल मिल्लाह। क्लियर है? 2 उपाधि कौन कौन रहता है? एक यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए अब समझते हैं हम लोग, फिर से एक बार रिकैप लेते हैं और कहानी को फिर से एक बार शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, महमूद गजनवी क्या करता है? शाही वंश पर अटैक कर देता है। महमूद गजनवी शाही वंश पर अटैक कर देता है। उस टाइम शाही वंश के राजा थे जयपाल। उस टाइम शाही वंश के राजा कौन थे? जयपाल। तो उस समय जयपाल और महमूद गजनवी में क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें से कि महमूद गजनवी जीत जाता है। तो इसी युद्ध को कहते हैं बेहिंद की लड़ाई। फर्स्ट बेहिंद की लड़ाई। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फर्स्ट बेहिंद की लड़ाई किसके किसके बीच होती है, तो फर्स्ट बेहिंद की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो जयपाल और महमूद गजनवी। सेकेंड बेहिंद की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो आनंदपाल और महमूद गजनवी। आनंदपाल कौन थे? तो आनंदपाल थे कौन? जयपाल के बेटा। क्लियर है? अब समझिए, इन दोनों लड़ाई को देखते हुए, इन दोनों युद्ध को जीतते हुए महमूद गजनवी को देखे किसने? खलीफा ने देखा कि ये बहुत ही मतलब माहिर है। तो इन्होंने क्या किया? अल आदिर बिल्लाह ने क्या किया? महमूद गजनवी को 2 उपाधि दिया। एक दिया यामीन उद्दौला और एक दिया यामीन उल मिल्लाह। क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहाँ पर 1009 में महमूद गजनवी क्या करता है? महमूद गजनवी 1009 ईस्वी में कांगड़ा, एक कांगड़ा जगह है जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा एक जगह है जो कि क्या है? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर क्या करता है? एक मंदिर था ज्वाला देवी। एक क्या मंदिर था? ज्वाला देवी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कांगड़ा, वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर का क्या नाम है? ज्वाला देवी। वहाँ पर मंदिर पर क्या करता है? ये अटैक कर देता है। तो इससे क्या होता है कि चांदी का घर लूट कर ले जाता है। क्या करता है वहाँ पर? महमूद गजनवी क्या करता है? चांदी का घर लूट कर ले जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी के मंदिर से क्या करता है? चांदी का घर लूट कर ले जाता है। यानी कि घर में चांदी से भरा हुआ घर था जो कि 30 फीट और इधर से 30 फीट था। यानी कि 30 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा था। क्लियर है? फिर उसके बाद 1009 का दुगुना कर दीजिए। 1009 का दुगुना क्या होगा? 1018। 1018 में क्या किया? 1018 में क्या किया कि 1009 का दुगुना यानी कि 9 के बाद 18, यानी कि 1018 में क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। 1018 में क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। 1025 में सोमनाथ मंदिर, यानी कि जो कहाँ है? गुजरात में, उस पर आक्रमण कर दिया। सोमनाथ मंदिर बनवाए किसने थे? तो चंद्रदेव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रदेव ने बनवाया था। फिर उसके बाद सोमनाथ मंदिर फिर से बनवाया, आक्रमण करके तोड़ दिया। कौन? महमूद गजनवी। कब? 1025 ईस्वी में फिर से बनवाए सोमनाथ मंदिर को, फिर से बनवाए। किसने बनवाया था? राजा भगत भीम फर्स्ट, यानी कि राजा भगत भीम प्रथम बनवाए थे। कौन? सोमनाथ मंदिर को फिर से तोड़ दिया। फिर से तोड़ दिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कब तोड़ा था? 1299 में। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? देखिए एक बार फिर से तुर्क समझते हैं। तुर्क किसे कहते हैं? चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, उसको क्या कहते हैं? तुर्क कहते हैं। बेहिंद की फर्स्ट बेहिंद की लड़ाई में कौन कौन शामिल था? तो जयपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था। सेकेंड बेहिंद की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? जयपाल के बेटा का नाम था ये आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था। उसके बाद उससे थोड़ा सा पीछे आइए, ये जो उपाधि दिए थे खलीफा कौन उपाधि दिए थे? महमूद गजनवी को। किसने उपाधि दिया था? तो अल आदिर बिल्लाह। कौन सा 2 उपाधि था? एक का नाम था यामीन उल मिल्लाह, एक का नाम था यामीन उल मिल्लाह और एक का नाम था यामीन उद दौला। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? चलिए इसके बाद अब हम लोग अगली वीडियो में करेंगे तुर्क आक्रमण में, थोड़ा सा और है उसमें करेंगे। उसके बाद
अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।